हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ। तो आज से हम जो है इस क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस, जिसमें आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है या फिर जितने भी जीके जीएस हैं वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप अगर भारत के में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं और नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ इस क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से आप देखिए और नोट करिए, और ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास पसंद आएगी और आप जो है इस क्लास को पसंद करेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं और आपको मैं बताऊंगी कि आगे हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा चैनल है स्टूडेंट लाइफ सिंधु, तो इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय भाषा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु होते हैं। मतलब अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको शास्त्रीय भाषा से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो देखिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं से जुड़े कुछ सवाल और उससे जवाब भी देखेंगे। इस तरीके से हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि यदि हमसे सवाल पूछा जा रहा है तो हमें जवाब किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले हम इसके बेस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे सर्वाधिक अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे मदारिन बोली जाती है, और यह दोस्तों कहाँ की, तो यह चीन की भाषा है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यह चीन की भाषा है। और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी बोली जाती है। यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है विश्व में वो कौन सी है, तो वो है अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे मदारिन है, तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भाषा हैं तो उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस जगह पे किया गया है और क्या कुछ चीज़ें उसमें हैं, तो यहाँ पर हम उसे देखेंगे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भाग 17 में हमारी भाषाओं का उल्लेख है और जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका जिक्र किया गया है। कहाँ तक दोस्तों, 343 से लेकर 351 तक। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद जो है कि उसमें किस किस चीज़ का जिक्र है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा यानी हिंदी जो होगी वो हमारे यहाँ की राजभाषा है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय भाषा भारत का कौन है तो आपको जवाब देना है कोई नहीं, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है। हिंदी जो है वह राजभाषा है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी एक राजभाषा है, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो आपको जवाब देना है अनुच्छेद 343, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जिसमें हमने जो है यही बात किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा आयोग कहाँ पर है, यानी राजभाषा आयोग की बात कहाँ पे की गई है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है अनुच्छेद 344, ठीक है। क्या देना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देना है 344। अच्छे से इसे याद रखेंगे कि हिंदी एक राजभाषा है, इसका जिक्र अनुच्छेद 343 में, और राजभाषा आयोग का गठन कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 344 में। अब देखेंगे अपना तीसरा पॉइंट जिसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 350 ए, कौन सा दोस्तों, 350 ए। आपको याद रखना है कि यदि किसी अनुच्छेद के सामने आपको ए देखने को मिल रहा है इसे ही क भी कहते हैं, या आपको बी देखने को मिल रहा है इसे ख, तो आपको याद रखना है कि ये सारे अनुच्छेद किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मूल अनुच्छेद होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है,
क्योंकि उसमें परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है, उसमें क, ख जोड़ने के जो है अनुच्छेद को बढ़ाया जाता है हमेशा, जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो किसी भी राज्य में दी जाए तो वहाँ की जो मातृभाषा होती है उसी में दी जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे हिंदी में दी जाती है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको जो है मराठी में दी जाती है। इसी प्रकार इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 350 ए जो है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी दोस्तों वो मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, जहाँ पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है। तो इसमें जो है हिंदी के विकास और प्रसार जो है इसका प्रावधान किया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए हम किस कार्यों को कर सकते हैं, कैसे हिंदी का विकास किया जाएगा, इन सभी विधि विधान को जो है अनुच्छेद 351 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप जो है मान लीजिए कि इन सभी टॉपिक से मतलब इन सभी से ही इतने प्रश्न बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। अगर आपसे यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान अगर हिंदी का पूछा जाता है तो आपको इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये प्रश्न बना था कि उसमें साफ साफ पूछा था कि अपने भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है। तो बहुत लोगों ने हिंदी लगा कर आया, लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है दोस्तों, राज्य भाषा हमारी हिंदी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे इधर। तो दोस्तों वहाँ पे हमने बात कर लिया था भाग का। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे संविधान में कुछ भाग हैं, कुछ वहाँ पे अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रकार से भाग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको भाग याद रखना है दोस्तों, भाग 17। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपसे अनुसूची पूछी जाए, ठीक है, क्या पूछी जाए, अगर आपसे अनुसूची पूछी जाएगी तो आपको 8 बताना है। यानी यहाँ पे भाग 17 में प्रावधान है और अनुसूची 8 में। 8 में आप देखेंगे दोस्तों कि जब हमारा मूल संविधान का मतलब होता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था, यानी उसे क्या कहा जाता है, मूल संविधान। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो मतलब कि आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं, जो कि निश्चित जो है जो कि निरंतर जोड़ी जा रही है। ठीक है दोस्तों, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी। यानी अगर अपने संविधान में शास्त्रीय भाषाएं हैं तो उसमें पहली भाषा कौन सी थी, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिसे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि पहली भाषा जो थी वो तमिल थी। कौन थी दोस्तों, तो तमिल थी, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। और इसे 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 2004 में। यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा हमारी क्यों कौन सी थी, तो तमिल थी। और इसे कब मिला हुआ था, तो 2004 में। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अपने कुछ पॉइंट को और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं मित्रों। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि पहली तो हमने देख लिया था, हमारा तमिल था, जो कि अभी हमने पढ़ा कि तमिल को 2004 में मिला था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दूसरी हमारी संस्कृत है, जो कि 2005 में इसे मिला था। और तीसरी हमारी हो जाएगी कन्नड़, जिसे 2008 में मिला था। चौथी हमारी हो जाएगी तेलुगु, जिसे 2008 में, यानी कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारी हो जाएगी पांचवी, जो कि मलयालम है, इससे 2013 में मिला था।
और हमारी छठी हो जाएगी कौन, उड़िया। कौन है दोस्तों, उड़िया, जिसे कि 2014 में मिला था। तो आपको इसे याद रखना है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाल ही में मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट है जिसमें अन्य 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो अब हमारी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। पहले कितनी थी दोस्तों, तो पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो टोटल 6 भाषा थी। ठीक है दोस्तों, तो पहले 6 थी। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अभी हम इस पॉइंट को आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ यहाँ पे देखेंगे कि को भी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है, यानी इन अन्य जो भाषाएं हैं इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। आपको दोस्तों इन सभी जो भाषाएं हैं इसको और इसके सन को निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी प्रश्न में मिलाने के लिए दिया जाता है कि आप इन प्रश्नों को आपस में मिलाइए कि कौन सी भाषा को किस सन में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो यह उम्मीद करेंगे दोस्तों कि यहाँ तक की पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली जो हमारी भाषा है दोस्तों वो संस्कृत है, वो सॉरी तमिल है, जिसे 2004 में दिया गया था। दूसरी भाषा हमारी संस्कृत है जो कि 2005 में मिला था। तीसरी भाषा कन्नड़ है जो कि 2008 में मिला था। चौथी तेलुगु है 2008 में। और पांचवी हमारी मलयालम है 2013। और छठी हमारी उड़िया है जो कि 2014 में मिला था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अन्य पॉइंट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे आप दोस्तों कि शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने का मकसद क्या है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारी भाषाएं होती हैं उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इन भाषाओं को बढ़ावा देना, उन्हें पहचान दिलाना और उन्हें मजबूत बनाना होता है। यानी इसका जो मकसद होता है यानी उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पहला उद्देश्य तो कि इन भाषाओं को बढ़ावा देना होता है, दूसरा उद्देश्य उन्हें पहचान दिलाना होता है और तीसरा उद्देश्य उन्हें मजबूत बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा पाने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से मानदंड होते हैं जिसके आधार पर उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो अगर कोई मानदंड निश्चित नहीं किया जाएगा तो हमें सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए कुछ मानदंडों को यहाँ पे तय किया गया है भारत सरकार द्वारा, जिन मानदंडों को जो भी भाषाएं जो है पूर्ति करती हैं उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं उन मानदंडों को कि कौन कौन से मानदंड हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पे मानदंड है आप देख सकते हैं कि भाषा का प्रारंभिक और लिखित इतिहास जो है वो 1500 से 2000 वर्ष से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना वो भाषा होना चाहिए तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि भाषा मूल होनी चाहिए और किसी दूसरी भाषा से न ली गई हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो इसका कहने का तात्पर्य है वो निश्चित तौर पर ये है कि जो हमारी भाषा होनी चाहिए वो मूल होनी चाहिए। मतलब वो किसी अन्य भाषा से नहीं लिया होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारी हिंदी है, आपको पता है कि हिंदी को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि हिंदी जो है क्या संस्कृत भाषा से लिया, मतलब अधिकांश चीज जो है इसमें हिंदी में वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। मतलब यह अपने मूल रूप में नहीं है, इसीलिए हिंदी को जो है अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि भाषा प्राचीन पाठ या साहित्य होनी चाहिए जिसे विरासत माना जाता हो। ठीक है दोस्तों, मतलब है कि भाषा प्राचीन होनी चाहिए या फिर पाठ या साहित्य होनी चाहिए जिसे विरासत माना जाता हो। मतलब उसकी जो उपलब्धि है, ख्याति है, वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट को देख लिया है। ठीक है मित्रों, अब हम देखेंगे अपने अन्य पॉइंट को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि भाषा अपने आधुनिक या उत्तराकालीन रूपों से अलग होनी चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा पाने के बाद विद्वानों को क्या फ़ायदा होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसे हम अभी देखते हैं। हमारा जो मानक वहाँ पे था उसको कि शास्त्रीय भाषा पाने के लिए जो मानक दंड थे वो ये पॉइंट थे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट बन गया है, जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा पाने के बाद जो विद्वान है उनको क्या फ़ायदा मिलता है, जो विद्वान होते हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्वानों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो इन भाषाओं के विद्वान होते हैं उन्हें क्या मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। और उस भाषा से जुड़े उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाते हैं। मतलब जैसे कि जो भी भाषा है, जैसे हमारी जो तमिल है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, मतलब क्योंकि वो जागृत हो जाती है भाषा, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ये प्रयत्न करती है कि उन भाषाओं के लिए एक केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पे उनके वृद्धि विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे मित्रों और अपने कुछ अलग पॉइंट को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि 2024 में, हाँ, जो अभी हमने आपको बताया कि अभी तक हमारे जो शास्त्रीय भाषा थे दोस्तों वो कितने थे, तो 6 थे। कितने थे दोस्तों, 6 थे। और अब हमारा वर्तमान में कितना हो गया है दोस्तों, तो 11 हो गया है। कितना हो गया है दोस्तों, 11। तो इसमें 2024 में मतलब हाल ही में 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी भाषाओं को, 5 भाषाओं को। तो अब हम उन 5 भाषाओं को यहाँ पर देखने वाले हैं मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि पहला हमारा है पाली, दूसरा है प्राकृति, यहाँ पे प्राकृति हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है असमिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये मात्रा का मिस्टेक है। और हमारा चौथा है बांग्ला और पांचवा हमारा क्या है, मराठी है। ठीक है, तो अभी इन अन्य 5 भाषाएं जो हैं इन्हें भी अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। आपको इन भाषाओं को निश्चित रूप से याद रखना है। चूंकि दोस्तों आपसे प्रश्न जरूर बन सकता है कि अभी हाल ही में किन प्राकृत भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो अगर आपको पूरे भाषाएं जो कि अभी जो हाल में ये 5 भाषाएं और पुरानी 6 भाषाओं को आप याद रखेंगे तो ही आप उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने कुछ अन्य पॉइंट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि वर्तमान में कुल मिलाकर कितने, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। कितनी दोस्तों, 11। और यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने ज्ञान को आंकने के लिए कि आपने कितने ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ा है और देखा है। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है और अच्छे से देखा है तो निश्चित तौर पर आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा कौन है, मतलब सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आपको अब फटाफट यहाँ पे जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या है। तो उम्मीद करेंगे कि आपने जवाब दे दिया होगा। अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं कि सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा है दोस्तों, आपका उत्तर होगा तमिल। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, आपका उत्तर होगा तमिल, जिसे 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने दूसरे नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे दूसरा कि वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों, वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, अब आपको इसे बताना है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन को कि 6 है, 8 है, 11 है या 10 है। बताइए दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो 11 होगा, यानी वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अपने 3 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृति को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। क्या है दोस्तों कि संस्कृत जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो हमारे ऑप्शन है पहले नंबर का 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2008 में और चौथा है 2009 में। तो आपको बताना है।
तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा दोस्तों 2005। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने चौथे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह बहुत इजी सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमने इतनी बार आपको रिवीजन करवा दिया, इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने ऑप्शन को और जवाब देंगे फटाफट। तो यहाँ पे पहले नंबर का जो ऑप्शन है 2005, 2004, 2006 या 2007। तो आपको जवाब देना है दोस्तों। आपका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा 2000 जो है 4। ठीक है दोस्तों, क्या जवाब हो जाएगा, 2004। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है कि 2024 हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस भाषा को हाल ही में मिला है। तो आपको ऑप्शन पढ़ लेना है दोस्तों कि तमिल है, संस्कृत है, पाली है या कन्नड़ है। आपको इस जवाब को बताना है दोस्तों कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। और आप जवाब जरूर लिखेंगे, इस बात का हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो आपने हमारे वीडियो को इतना ध्यान पूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जो भी मेरे क्लास के हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, और वो भी टॉपिक इसी तरीके का होगा दोस्तों। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।